हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। सो आज का हमारा 10 मिनट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो सर्वेइंग इंजीनियरिंग से बनता है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप लोग देखेंगे 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मतलब क्वेश्चन आया ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले 10 मिनट में जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना। और जैसा कि आपको पता है कि ये वन लाइनर से आप लोगों को कवर अप कराता हूं मैं, और ये शॉर्ट शॉर्ट कंटेंट के साथ एट लास्ट एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आज का मेजरली हमारा टॉपिक आता है एरर्स इन मेजरमेंट से। एरर्स इन मेजरमेंट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक चीज जो आपको स्लाइड में दिखेगी वो नोट कर लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एरर्स क्या होते हैं। भाई सबको पता है यार, आप लोग कोई भी काम करते हैं, उस काम की ट्रू वैल्यू को अगर आप अटेन नहीं कर पाते तो कुछ ना कुछ गलती आप लोगों के हाथ लगती है। यानी दो वैल्यू होती है, एक वो जो आपने मेजर किया, एक वो जो असलियत में होती है। जैसे लड़कियों का चेहरा असली थोड़ी दिखता है। भाई जो दिखता है वो होता नहीं है, तो वहां पे बहुत बड़ा एरर आता है, इतना बड़ा कि हम कैलकुलेट कई बार नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है, आप कैलकुलेट कर लोगे। तो एरर इज डिफाइंड एज मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है वो एरर कहलाता है। अब जनरली यहाँ एरर दो टाइप के होते हैं, वैसे तो कैटेगराइज तीन टाइप के करे गए हैं, नेचुरल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर और पर्सनल एरर। हमारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैटेगराइजेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेजरली जो जरूरी आता है वो है क्यूमुलेटिव और कंपेंसेटिंग एरर। क्यूमुलेटिव एरर वो होता है जो जुड़ता ही चले जाता है, जैसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एरर चल रहा है वो उसी डायरेक्शन में हमेशा ऐड होगा। आपकी चेन है, छोटी है, आपकी 1 मीटर की चेन 0.9 मीटर मेजर कर रही है। तो अगर आप 1 मीटर मेजर करते हो तो 0.1 मीटर का एरर आएगा। 2 मीटर मेजर करते हो दुगना हो जाएगा, 3 मीटर मेजर करते हो तीन गुना हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप लेंथ को मेजर कर रहे हो वैसे वैसे एरर बढ़ता जा रहा है। तो क्यूमुलेटिव एरर जो होता है वो एक डायरेक्शन में ऐड होता रहता है, और इसी को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर। रिलेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एरर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कंपेंसेटिंग एरर क्या होता है? कंपेंसेशन मिल जाती है, मतलब हमारे एरर में कमी आ सकती है। कंपेंसेशन इज काइंड ऑफ सांत्वना, कि जब आप लोगों के एरर में ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, यानी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, उसको कंपेंसेटिंग कहते हैं। तो कंपेंसेटिंग एरर इज काइंड ऑफ कि आप लोगों का एरर जो है वो रूट ऑफ लेंथ ऑफ मेजरमेंट के साथ वेरी करता है। इसको हम एक्सीडेंटल एरर या रैंडम एरर के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद मेरे पास बात आती है भाई कि ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया ही आया है। और मैं मान के चलता हूं कि ये आप लोगों को पता होगा कि आपकी एक चेन है जो कि आप मान के चल रहे हो 20 मीटर की है, और ओरिजिनली वो चेन 19 मीटर की है, 20 मीटर की नहीं है। आपने माना 20 की है बट है तो 19 की। तो अगर आप उस चेन से 1 मीटर नापते, एक लेंथ नापते हो, तो 19 मीटर नाप पाओगे, 20 मीटर नहीं नाप पाओगे। तो एरर आ गया 1 का, है ना? तो ऐसे ही बोला जाता है, अगर 10 लेंथ नापते हो तो कितने का एरर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। तो यहाँ एक ही फॉर्मूला होता है, ट्रू ट्रू रॉन्ग रॉन्ग, बस इतना ही याद करना लेंथ के लिए। और ज्यादातर क्वेश्चन लेंथ के केस में ही आता है कि ट्रू लेंथ ऑफ द चेन, ट्रू लेंथ टू बी मेजर्ड, रॉन्ग लेंथ ऑफ द चेन, रॉन्ग लेंथ टू बी मेजर्ड। यानी रॉन्ग मेजर्ड वैल्यू रॉन्ग लेंथ, ट्रू मेजर्ड वैल्यू ट्रू लेंथ। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तीन चीजें दे रखी होंगी, एक पूछेगा, बाकी क्वेश्चन में देख ही लेंगे। अगर यही चीज आपसे एरिया के टर्म्स में पूछा जाए तो एरिया के टर्म्स में और कुछ नहीं होता, जो आप लोगों का वो है ट्रू एरिया है वो और कुछ नहीं होगा। इसी में जो रॉन्ग लेंथ और ट्रू लेंथ है उसका स्क्वायर हो जाएगा रेशियो का, और यहां पे रॉन्ग लेंथ अपॉन ट्रू लेंथ का क्यूब हो जाएगा जब मैं वॉल्यूम की बात करता हूं। नॉट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एसएससी जेई, लेंथ पे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। इसके बाद मेरे पास बात आती है यहां पर कि कौन सा एरर क्यूमुलेटिव है, कौन सा एरर कंपेंसेटिंग है। ये पूछा हुआ एग्जाम में, हल्के में मत लेना। ये कैटेगराइजेशन जो मैं दे रहा हूं ये याद होनी चाहिए टिप्स पे, कि अगर मैं इनकरेक्ट लेंथ ऑफ द चेन को मेजर करता हूं तो एरर आता है क्यूमुलेटिव। लेंथ ऑफ द चेन के कारण एरर हमेशा क्यूमुलेटिव होता है। पुल या टेंशन के कारण एरर कम ज्यादा हो सकता है, हल्का भी कर सकते हो तेज भी कर सकते हो, तो दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, उसको कहते हैं हम लोग कंपेंसेटिंग। टेम्परेचर के कारण एरर क्यूमुलेटिव होता है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ये मानकर नहीं चलते कि टेम्परेचर बहुत जल्दी घटेगा बढ़ेगा, टाइम लगता है, इसीलिए हम टेम्परेचर के कारण क्यूमुलेटिव मान के चलते हैं। सैगिंग के कारण एरर क्यूमुलेटिव होता है क्योंकि हमेशा नेगेटिव होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एरो आगे पीछे हो सकती है तो कॉम्पेंसेटिंग होता है। बैड रेंजिंग के कारण क्यूमुलेटिव होता है।
ये याद करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से दो एरर ऐसे हैं जो आप लोगों के पॉजिटिव है, बात की बात है, आगे देखिए। अब मेरे पास आता है करेक्शंस। एरर तो आपको समझ आ गया क्या है, अभी तक आपने कहानी पढ़ी, एरर क्या है, क्यूमुलेटिव कंपेंसेटिंग के बारे में पढ़ा। उसके बाद कौन सा एरर क्यूमुलेटिव होता है, कौन सा एरर कंपेंसेटिंग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने पढ़ा कि आप लोगों का वो एरर किस तरीके से निकाला जाता है, ट्रू ट्रू रॉन्ग रॉन्ग वाला कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्वेश्चन करेंगे। अब आती है करेक्शंस। करेक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है, फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बनते हैं कि ये करेक्शन ड्यू टू लेंथ का फॉर्मूला तो ट्रू ट्रू रॉन्ग रॉन्ग वाला ही याद करना, और कुछ नहीं है। जितना एरर होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही करेक्शन होगी। जैसे एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगी, एरर नेगेटिव है तो उतनी ही करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। ये तो पक्का सही है। मेन मेन चीजें बताता हूं। जनरली आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा अल्फा एल डेल्टा टी, टेम्परेचर के कारण एरर जो आता है, तो करेक्शन यही है। अब अगर टेम्परेचर जो मेजर टेम्परेचर है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर से ज्यादा है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, तो आप लोगों का करेक्शन पॉजिटिव है। अगर टेम्परेचर कम है, मेजर टेम्परेचर कम है, ठंडी है, तो करेक्शन नेगेटिव है। उसके बाद करेक्शन ड्यू टू पुल का फॉर्मूला आपने सोम में पढ़ा होगा, पीएल बाई ए। तो पी की जगह डिफरेंस इन द पुल जो होता है, स्टैंडर्ड पुल होता है 80 न्यूटन का, याद करेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। 80 न्यूटन का स्टैंडर्ड पुल है, पी एल बाई ए, पी माइनस पी नॉट। अगर आपका पुल स्टैंडर्ड पुल से ज्यादा है तो करेक्शन पॉजिटिव, आपका पुल स्टैंडर्ड पुल से कम है, करेक्शन नेगेटिव। करेक्शन ड्यू टू स्लोप, जैसे जैसे आप स्लोप में मेजर करते हो, मान लीजिए आपको मेजर करना था एडी, बट आपने मेजर कर दिया ये स्लोप के करस्पॉन्डिंग, तो आपने लेंथ ज्यादा मेजर करी है ना, लेंथ ज्यादा मेजर कर दी आपने। ये मेजर करनी थी बट आपने ए भी मेजर कर दी, तो थोड़ी ज्यादा मेजर करी है, जिसके कारण हम कहते हैं कि एरर ज्यादा है, तो करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा। याद करेंगे, इसकी करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है, आपके पेपर का क्वेश्चन है ये। और इसी को हम मिस अलाइनमेंट भी कहते हैं, इसी को हम मिस अलाइनमेंट का नाम भी देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला पूछता है, एच स्क्वायर अपॉन 2l, एच है आपकी हाइट, एल है आपका डिस्टेंस टोटल, और यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एसएससी में अगर ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो आप लोगों से फॉर्मूला पूछ सकता है, याद करेंगे, काम आ सकता है। करेक्शन ड्यू टू सैग पहले पढ़ लो। सैग, सैग क्या होता है, जब आपकी चेन ढीली छोड़ देते हो आप, तो चेन ऐसे हो जाती है ना, तो ऐसे होने से एक एरर आता है, वो एरर होता है पॉजिटिव, ज्यादा लेंथ चली जाती है। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यू स्क्वायर एल क्यूब बाय 24 p स्क्वायर, जहां पे डब्ल्यू जो है वो वेट पर यूनिट लेंथ है, वेट पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, तो कई बार आपसे टोटल वेट भी दे देता है, कई बार वेट पर यूनिट लेंथ भी देता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। और अगर आप लोगों का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि करेक्शन जो होती है ना सैग के कारण, वो हमेशा नेगेटिव होती है, हमेशा। तो अभी तक दो चीजों के कारण करेक्शन नेगेटिव है, एक तो स्लोप के कारण, एक सैग के कारण, ये दोनों ही पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बात आती है नॉर्मल टेंशन। नॉर्मल टेंशन क्या होता है कि जब आपके पुल की करेक्शन आपकी सैग की करेक्शन के बराबर होती है, तो उसको नॉर्मल टेंशन कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूले दोनों के याद है, दोनों को इक्वल रख देना, काम खत्म। अब करेक्शन ड्यू टू हाइपोटेन्यूज एलेवेंस, ये और कुछ नहीं है, मिसअलाइनमेंट का ही केस है। तो यहाँ पे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। मान लो ये थीटा है, ये आपका एच है, तो आपकी ये वाली लेंथ मान लो एल है, तो इसमें एक्स्ट्रा कितना करेक्शन आ रहा है, ये एल डैश है, तो एल डैश माइनस एल कर सकते हो ना। तो एल डैश को एल की टर्म्स में लिख लो, या एल को एल डैश की टर्म्स में लिख लो, तो इस तरीके से करेक्शन निकाल सकते हो। फॉर्मूला ये बनता है, आई वॉन्ट सजेस्ट कि इसको याद करो, नहीं ये आप पेपर में खुद भी बना सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज और इंपॉर्टेंट बनती है जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, ये आप खुद से पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो बार क्वेश्चन देखा मैंने एग्जाम में, ये सब पढ़ लेना। लेकिन हाँ, ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, जैसे आप कोई लेंथ के अलोंग मेजरमेंट कर रहे हो, तो लेंथ के अलोंग मेजरमेंट करते करते आप लोग देखते हो कि आप लोगों का रोड की अलाइनमेंट के लिए किसी पेड़ के सहारे ले लेते हो, किसी बिल्डिंग का सहारा ले लेते हो कि मेरी बिल्डिंग से इतनी दूर रोड है, मेरे उस परमानेंट ऑब्जेक्ट से इतनी दूर मेरी रोड जा रही है, तो अलाइनमेंट के लिए जरूरत होती है। तो वो परमानेंट ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है आपकी रोड से, वो कहलाता है ऑफसेट। अब ऑफसेट तो समझ आ गया, ऑफसेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के रिगार्डिंग, इसमें तो नहीं बता रहा, लेकिन हाँ आपको आना चाहिए। एक टॉपिक आता है लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। तो लिमिटिंग लेंथ के क्वेश्चन 3-4 बार आपके एग्जाम में आए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। और बाकी तो मैं बता ही रहा हूं कि ऑफसेट कितने प्रकार के होते हैं।
परपेंडिकुलर ऑफसेट, ऑब्लिक ऑफसेट, दो मेजर होते हैं, एक 90 डिग्री पे होता है, एक अदर देन 90 डिग्री होता है। और लॉन्ग ऑफसेट, शॉर्ट ऑफसेट लेंथ के बिहाफ पर तोड़ा जाता है। तो ये जो लास्ट के दो वाले ऑफसेट है, ये बेसिकली न्यूमेरिकल पर्पस के लिए काम आते हैं। ऊपर वाले दो ऑफसेट ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और शायद एसएससी में पूछा भी हुआ है। तो ये सब आपको आना चाहिए। अब हम लोग ये सारी चीजें देखने के बाद कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा क्वेश्चन करने से पहले एक बारी आप इस लेक्चर को रिवाइंड करके देख लो यार, सारे फॉर्मूले याद कर लो ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिखा रखा है, कह रहा है कि लेंथ ऑफ द लाइन मेजर्ड इज 30 मीटर एंड चेन की लेंथ जो मेजर करी गई है वो 450 है, लेकिन बाद में पाया गया कि लिंक जो है वो 0.2 मीटर छोटा है। यानी आपको पता है कि इनकरेक्ट चेन है और जो भी लेंथ आपने मेजर करी है वो इनकरेक्ट होगी, है ना। तो ट्रू लेंथ क्या होगा? मुझे एक फॉर्मूला पता है, ट्री इंटू ट्रू इज इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो ट्रू लेंथ तो 30 मीटर की है, लेकिन ट्रू वैल्यू आपको निकालनी है अभी, क्लियर है। अब रॉन्ग लेंथ आपने मेजर कितनी करी है? 450, लेकिन चेन की रॉन्ग लेंथ कितनी है? 0.2 मीटर छोटी, यानी 29.8 हो जाएगा। तो आप सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 29.8 बाई 30 इंटू में 450। अब देखो यार, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, मैं ये मानकर चलता हूं कि मैं ब्रशअप करा रहा हूं, आपको आता तो है आपको, जस्ट आप ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन कह रहा है 30 मीटर चेन एक्यूरेसी के लिए टेस्ट करी गई है। ये मैं बताना भूल गया, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि जनाब आप लोगों को ना, अगर 20 मीटर की चेन है तो उसमें कितनी टॉलरेंस लिमिट अडाउट होती है, मतलब प्लस माइनस 5 mm इधर उधर जा सकती है थोड़ी सी। 30 मीटर की चेन प्लस माइनस 8 mm इधर उधर जा सकती है। ये लीनियर मेजरमेंट का टॉपिक है एक्चुअल में। और एवरी मीटर मतलब हर मीटर की अगर मैं बात करूं तो उसकी मैक्सिमम लिमिट प्लस माइनस 2 mm रहती है। इतना टॉलरेंस हो सकता है, लेकिन ये आपको याद करना है। तो 30 मीटर के लिए कितना है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है अमंग द फॉलोइंग करेक्शंस आर अप्लाइड फॉर द टेप मेजरमेंट और चेन मेजरमेंट, इनमें से कौन सा हमेशा नेगेटिव नहीं होगा? सैग हमेशा नेगेटिव होता है करेक्शन, स्लोप नेगेटिव होता है, अलाइनमेंट नेगेटिव होता है, पुल इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सब एसएससी जेईई 2019, 21, 20 के क्वेश्चन है। ये कह रहा है ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, ये खुद से कर लेना आप, मतलब आगे के टॉपिक है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, एक दो टॉपिक तो आते ही हैं। वो आपको चाहिए होगा तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आप ले पाओ। तो मुझे बता देना अगर आपको चाहिए हो, तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, पढ़ लेना, ठीक है। तो करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग अलाइनमेंट के कारण तो हमेशा नेगेटिव आती है, हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले। ये कह रहे हैं कि नेगेटिव एरर के लिए रीजन क्या है? मुझे पता है यहां पर कि सैग के कारण एरर तो पॉजिटिव आता है, करेक्शन नेगेटिव आती है, लेकिन राइज इन टेम्परेचर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। बाकी के दो ऑप्शन मेरे को पता नहीं है, फिलहाल के हिसाब से मैंने कर दिया। आगे कह रहा है इन अ चेन सर्वे इट इज नेसेसरी टू अप्लाई द करेक्शंस ड्यू टू द सैग, द करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमको पता ही है, सॉरी नेगेटिव। सैग के कारण करेक्शन हमेशा नेगेटिव होती है। 2018 या 17 का क्वेश्चन है, आसान है, मैं मानता हूं कर सकते हो आप। ऑफसेट दो टाइप के होते हैं, हमको भी पता है, परपेंडिकुलर और ऑब्लिक ऑफसेट आपके दो टाइप के होते हैं। बाकी के क्वेश्चन मैं ये जो दे रहा हूं ये आपको खुद करने होंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी बनते हैं आप लोगों के लिए। ये मैं करवा देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या कहता है। तो भाई क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, कह रहा है कि हाइपोटेन्यूस एलेवेंस 30 मीटर के लिए कितनी होगी? वैसा मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था, तो एल ऑफ सेक थीटा माइनस 1 था ना। अब क्वेश्चन में स्लोप कह रहा है, स्लोप होता है tan थीटा। अगर मुझे tan थीटा याद है तो डेफिनेटली मैं सेक थीटा कैलकुलेट कर सकता हूँ ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, फिर वहां से रूट कर लूंगा तो आ जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लेना वो सब। अब सेक थीटा पता लग गया, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आएगा। बट आई सजेस्ट इस तरह के क्वेश्चन जनरली मैं छोड़ने के लिए बोलता हूँ, क्योंकि इनके भरोसे बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, या अटेम्प्ट भी करनी है तो लास्ट में करना ये सब। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो भी दे दूंगा कि एसएससी का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ताकि हम टाइम की एफिशिएंसी बढ़ा सके, इफेक्टिव तरीके से यूज कर सके। बाय द वे ये 10 मिनट की वीडियो में जो भी पढ़ाया कॉपी में नोट कर लेना, और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए बाकी क्वेश्चंस के लिए तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से ले लेना। अगर वन लाइनर चाहिए तो भी मेरे को कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे मिलेगी। अभी चलते हैं, बाय। मेरा गेट क्लियर होना और एनआईटी मिलना मेरे लिए बड़ी बात है, और ये सब पॉसिबल हो पाया सिर्फ निखिल सर की हेल्प की वजह से। मेरा सिलेक्शन हो गया है
मैं पिछले 2-3 सालों से निखिल सर से प्रिपरेशन करता आ रहा हूँ। तो निखिल सर ने अच्छा कंसेप्ट करके दिया था। तो मैं निखिल सर की स्टूडेंट हूँ और थैंक्स टू निखिल सर। मैं निखिल सर जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। निखिल सर और उनकी पूरी की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू निखिल सर। थैंक यू वेरी वेरी मच निखिल सर। थैंक यू निखिल गोयल सर। थैंक्स लॉट टू निखिल सर एज वेल। और निखिल सर का लेक्चर तो था ही। निखिल सर की क्लास से बहुत कुछ सीखा हूँ। मैं निखिल सर की वीडियो स्टार्टिंग से देखता था। इस सारी मेहनत जो भी है वो विद द गाइडेंस ऑफ निखिल सर है।